नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस लर्निंग पे, जहां हम लोग कर रहे हैं अभी विज्ञान की क्लासेस और हम लोगों का 9th क्लास शुरू हुआ है। ठीक है, तो 9th क्लास हम लोग का चल रहा है, 2 चैप्टर हो चुका है। पहला चैप्टर 9th का और दूसरा चैप्टर हो चुका है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं तीसरा चैप्टर। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। नाम क्या है नाम है इस चैप्टर का परमाणु और अणु। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, परमाणु के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर इसके साथ ही साथ अणु के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पदार्थ। इससे पहले हम लोग पदार्थ पढ़ रहे थे। तो पदार्थ में क्या बताया गया है कि कोई एक पदार्थ होता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। ये छोटे छोटे कण हैं, इन्हीं से मिलके एक पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो ये जो कण है इसी को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। अगर किसी यौगिक का कण है तो उसको अणु बोलेंगे, अगर किसी तत्व का कण है तो उसको परमाणु बोलेंगे। तो इसी के बारे में अभी तो बाहर से ये पूरा पदार्थ जो है उसको पढ़ लिए कि किस किस तरह का पदार्थ होगा। कुछ तत्व होगा, कुछ यौगिक होगा, कुछ मिश्रण होगा। मिश्रण कितने तरह का होगा, मिश्रण में विलयन किसको कहेंगे, विलयन का क्या प्रकार है, किस तरह से सांद्रता निकालते हैं। विलयन में अगर एक जगह कहीं मिक्सचर हो गया है, मिश्रण बन गया है, तो उसमें से उस मिश्रण में जितने भी अलग अलग प्रकार के तत्व हैं सबको अलग कैसे करेंगे, पृथक कैसे करेंगे, पृथक्करण की विधि बहुत सारा देख चुके। तो अभी बाहरी आवरण देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे उसके अंदर जो उसका परमाणु और अणु वाला पार्ट है, जो उसके अंदर का पार्ट है, जो सबसे छोटा पार्ट है, वहां से अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो ये चैप्टर यही है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे परमाणु से। परमाणु क्या है, उसके बाद अणु पे जाएंगे। दोनों का पहले थोड़ा बहुत क्या देख लेते हैं, एक व्याख्या देख लेते हैं, और इसके बाद कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगा, इसमें कुछ रासायनिक आबंध बनेंगे, कुछ बॉन्डिंग्स होगा। तो बॉन्डिंग किस तरह से होता है, रासायनिक समीकरण किस तरह से लिखा जाता है, सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। परमाणु और अणु से रिलेटेड जितना कुछ भी होगा सब इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लूं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहले परमाणु के बारे में। चलिए देखिए, परमाणु क्या है। परमाणु जो है इसके बारे में एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि ये सूक्ष्मतम कण है। कैसा कण है, सूक्ष्मतम कण। सूक्ष्मतम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। सबसे छोटा, अगर कोई चीज सबसे छोटा है मतलब उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर कोई चीज सबसे छोटा है तो इससे छोटा हम कुछ नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब और ज्यादा इसको नहीं तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, अविभाज्य भी है। अविभाज्य, इसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है, सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ भी हम लोग को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये है परमाणु। यही क्या करता है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भी क्या करता है, भाग लेता है। अभी हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया आगे, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि यही है, सबसे छोटा कण है और रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग लेगा। ठीक है, इस तरह से चलेगा। इससे अब बड़ा जो होगा, इससे जो बड़ा होगा, कुछ परमाणु के मिलने से जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अणु। ठीक है, और परमाणु किसका सबसे सूक्ष्म कण होगा, तो ये तत्व में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तत्व में। तत्व में सबसे छोटा जो कण पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक तत्व है, ये एक लोहा का रॉड हो गया, ये मान लीजिए लोहा है, फेरस। ठीक है, तो लोहा का रॉड है, तो इसके अंदर जितना भी छोटा छोटा पदार्थ होगा, जितना भी छोटा होगा, इसको क्या बोलेंगे, तत्व का परमाणु बोलेंगे। तो तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जितना भी छोटा छोटा कण है, जितना भी कण है, छोटे कण है, सब लोहा का ही होगा। इसमें कुछ और मिला हुआ नहीं होगा। लेकिन अगर इसी के जगह पे मान लीजिए कि एक नया हम क्या कर रहे हैं, रसायन ले रहे हैं, H2O नाम का, जैसे जल। H2O क्या है, जल है। तो जल जो हम लोग यौगिक लेंगे, उसके अंदर कुछ मात्रा में तो ऑक्सीजन के परमाणु होंगे और कुछ मात्रा में किसका परमाणु होगा, हाइड्रोजन का भी परमाणु होगा। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिल करके एक अणु बनाते हैं, और उन अणुओं से क्या बनता है, यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक। ठीक है, तो यौगिक के निर्माण में अणु का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि अणु जो भी है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। इसके बारे में ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है,
इसके बारे में ध्यान रखना है अणु के बारे में कि यौगिक का सबसे छोटा इकाई होता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसको एक बार क्लियर कर ले। ठीक है, और एक अंतर देख लेते हैं दोनों में एक अंतर और क्या है कि जो परमाणु होता है, जो परमाणु है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। लेकिन कौन पाया जाएगा स्वतंत्र अवस्था में? तो अणु पाया जाएगा स्वतंत्र अवस्था में। ठीक है, अब स्वतंत्र अवस्था का मतलब पहले समझ ले कि पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा ये तो ठीक है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए प्रकृति है, प्रकृति में बहुत सारा गैस है, बहुत सारा अलग अलग चीज का गैस का ही उदाहरण ले ले, तो बहुत सारा गैस है, उसमें से एक गैस है ऑक्सीजन का, O2। ठीक है, तो O2 क्यों लिखते हैं इसको कि एक ऑक्सीजन का परमाणु दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु से एक तरह के रासायनिक आबंध के द्वारा, केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो एक परमाणु जो है सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन खोजने जाइएगा, ऑक्सीजन का परमाणु खोजने जाइएगा तो पर्यावरण में आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? हमेशा O2 के फॉर्म में ही मिलेगा। जैसे CO2 है, CO2 तो सिर्फ खोजने जाइएगा CO2 में तो सिर्फ CO2 नहीं मिलेगा, सी कहीं क्या होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, किसी और ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। तो इस तरह से क्या रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो यही स्वतंत्र अवस्था है कि जो पर्यावरण है, प्रकृति है, उसमें जैसे भूमि हो गया, जमीन हो गया, इसके अंदर भी बहुत सारा मिनरल्स पाया जाता है, खनिज लवण, खनिज के अंदर भी क्या है, अलग अलग तरह का क्या होगा, अणु परमाणु होगा। तो वहां पे जो हमको मिलेगा, खोजेंगे तो जो मिलेगा उसका नाम क्या है, अणु है। अणु मिलता है, परमाणु नहीं मिलता है। परमाणु अगर कहीं भी क्या रहेगा, फ्री रहेगा, तो तुरंत क्या करेगा, अगर एक ऑक्सीजन का क्या है, परमाणु है, तो जैसे ही देखेगा कि हम अकेले हुए, तुरंत दूसरे के साथ क्या कर लेगा, बंध बना लेगा, दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग कर लेगा, अकेले नहीं रहता है। इसी कारण स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसमें जैसे इसका अगर उदाहरण लिखना है तो परमाणु के लिए लिख सकते हैं कि एल्युमिनियम हो गया, फेरस हो गया, गोल्ड, गोल्ड के लिए Au लिखते हैं। ठीक है, सिल्वर है, Ag है, तो ये सब क्या है, आपका परमाणु है, तत्व का परमाणु है। जबकि अणु के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो O2 या फिर नाइट्रोजन का N2। ठीक है, ये सब है। ठीक है, उसके बाद CO2 भी लिख सकते हैं। ये सब जितना भी है H2O, ये सब क्या है, अणु है। ठीक है, यौगिक का अणु है, कुछ अणु यौगिक का है, कुछ अणु क्या है, तत्व का है। तो इस तरह से भी अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे कि आखिर कौन सा परमाणु रहेगा, तो उसके हिसाब से एक प्रकार का होगा, कौन सा अलग अलग प्रकार का होगा। तो यहाँ पे एक जैसा है, देख रहे हैं कि इसमें दोनों का दोनों ऑक्सीजन ही है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन, इस तरह से अलग अलग है। तो इसके बारे में भी आगे देखेंगे। ये हो गया एक आम समझ बनाने के लिए, ओवरव्यू के लिए बता दिए कि परमाणु क्या होगा, अणु क्या होगा। इसके आगे अब देखते हैं कुछ इससे जुड़ा हुआ अगला टॉपिक। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, तो इसके अब आगे देखते हैं। तो अब आगे हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले वो क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन के नियम, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए संयोजन क्या है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, कहीं पे संयुक्त होना, जुड़ जाना। ठीक है, तो ये जुड़ने से रिलेटेड है। तो कहीं भी रसायन क्या होता है, आपस में जुड़ता है। आपस में कोई भी रसायन किस तरह से जुड़ेगा, उसके पीछे कुछ नियम जरूर काम करेगा। कोई किसी से जुड़ता है, किसी से मिलता है, किसी के साथ रहता है, तो एक नियम जरूर काम करता है। मान लीजिए कोई किसी के साथ है तो वो अपने तरह से रहेगा, जैसा उसके साथ उसका व्यवहार होगा उसके हिसाब से रहेगा। तो उसी तरह से रसायन का भी आपस में जो जुड़ने का तरीका है, उसके लिए भी कुछ नियम है। तो महत्वपूर्ण जो नियम है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इसमें देखना है क्या कि दो, मान लीजिए दो रसायन है। सबसे पहले क्या है, दो रसायन है, दो रिएक्टेंट। एक रसायन है ए, जुड़ता है, संयोजन देख रहे हैं तो जुड़ता है बी से। ठीक है, और इसके बाद एक तरह का नया उत्पाद, प्रोडक्ट बनाता है कोई ए बी नाम। ठीक है, ए बी से जुड़ के क्या बनाया, ए बी बनाया। तो द्रव्य संरक्षण का नियम क्या कहता है, सॉरी, तो द्रव्य संरक्षण का नियम एक चीज बताता है कि ए का जितना द्रव्यमान होगा,
मान लीजिए इसका द्रव्यमान है x, मान लीजिए यहाँ ग्राम में मान लेते हैं, ठीक है, और b का जो द्रव्यमान है वो क्या है, y ग्राम। तो इसके द्वारा जो उत्पाद बनेगा उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई, दोनों को जोड़ के जितना होगा उतना ही होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कहीं पे अगर संयोजन हो रहा है, दो अलग अलग रसायन, दो अलग अलग रिएक्टेंट अगर आपस में जुड़ रहा है, तो उससे बनने वाला जो उत्पाद है, इधर जो द्रव्यमान है और इधर दोनों का जो द्रव्यमान है, दोनों क्या है, बराबर है, कहीं भी घट बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब द्रव्यमान ना तो नष्ट हो रहा है ना तो सृजन हो रहा है, द्रव्यमान का हो रहा है संरक्षण, जितना पहले था उतना ही बाद में। यही पहला नियम है कि जितना द्रव्यमान में अलग अलग तरह का आप रसायन लीजिएगा उतना ही द्रव्यमान में नया उत्पाद बनेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ वजन जो उसका द्रव्यमान है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक तो, जैसे एग्जाम्पल एक देख लीजिए, एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक नया उत्पाद बनाते हैं H2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो इसको रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है, हमको संतुलित करना है, उसके लिए यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, दो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन भी दो हो गया, ये ऑक्सीजन भी दो हो गया, हाइड्रोजन पहले से दो था और फिर दो गुना बढ़ गया, मतलब चार हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन दो ही है, तो यहाँ दो। अब ये क्या हो गया हमारा, एक एक संपूर्ण पूरी तरह से क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगा। अब इसमें देखेंगे कि जितना वजन हम लिए हैं इधर रिएक्टेंट के साइड, उतना ही वजन क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के तरफ भी होना चाहिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन का वजन हम लोग को जैसा पता है कितना होता है, 1 AMU होता है। अभी बताएंगे कि AMU किसको बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। बताएंगे कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, किसी भी परमाणु को मापने के लिए एक अलग तरह का यूनिट बनाया गया, अलग तरह का इकाई बनाया गया। जैसे घर में हम लोग राशन का सामान लेते हैं तो उसमें उसको तो केजी से या ग्राम से मेजर कर लेते हैं, लेकिन ये परमाणु तो क्या है, बहुत छोटा छोटा है, बहुत ही छोटा छोटा। अब इसको केजी और ग्राम से मेजर करेंगे तो इसको माप ही नहीं पाएंगे कभी। तो इसको मापने के लिए एक अलग तरीका का क्या बनाना पड़ा, बटखारा बनाना पड़ा, अलग तरीका का वजन नापने वाला है इकाई बनाना पड़ा। इसको AMU बोलते हैं या फिर यू भी बोलते हैं, यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बाद में चिंतन करेंगे। तो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन होता है उसका भार होता है एक, और यहाँ पे कितना है, दो गुना दो चार, मतलब चार गुना एक बराबर टोटल 4 AMU हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में देख ले, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, और यहाँ दो है तो 16 दूनी का कितना हो जाएगा, 32। अब इस साइड देख लेते हैं कितना है, तो ये हाइड्रोजन का कितना है, एक, लेकिन हाइड्रोजन है कितना, दो, और साथ में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, 16, और इस पूरे में गुना करेंगे इस वाले दो से, ठीक है। तो यहाँ का दो और 16 दोनों मिलके कितना हो गया, 18, और दो से जब 18 में गुना किए तो कितना हो गया, 36 AMU। 36 AMU हमको मिल रहा है प्रोडक्ट, जो उत्पाद है उसका द्रव्यमान हो रहा है 36 AMU। तो इधर भी तो उतना ही मिलना चाहिए, तो इधर एक बार चेक कर लिया जाए। तो ऑक्सीजन था 32 AMU और हाइड्रोजन था 4, और 32 और 4 मिलके आपस में कितना हो जाता है, 36 AMU हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ ये पूरी तरह से क्या है, संतुलित है, सही है, क्योंकि द्रव्यमान हमारा संरक्षित रह रहा है, न तो द्रव्यमान बढ़ रहा है ना घट रहा है, जितना मात्रा पहले था उतना ही है, ठीक है। तो संरक्षण का मतलब यही होता है कि ना तो कुछ नया जुड़ जाए ना तो कुछ नया उसमें से पुराना हट जाए, ठीक है। तो ना तो जुड़ना चाहिए ना तो घटना चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं, ठीक है। तो इधर भी 36 था इधर भी 36 था, तो पहला नियम तो यही हो गया, इसको ध्यान रखते हैं हमेशा ही कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। अब दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम है अनुपात का नियम, ठीक है। तो स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर, ओह एक सेकंड, स्थिर अनुपात का नियम। चलिए स्थिर का मतलब समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले स्थिर का मतलब क्या होगा कि कोई चीज जो है एक बराबर है। मान लीजिए कोई चीज यहाँ पे रखा हुआ है तो जैसे रखा हुआ है वैसे ही है, मतलब एज इट इज, जो पहले का अवस्था है उसी अवस्था में बना रहना क्या कहलाता है, जो पहले की अवस्था है उसी अवस्था में अगर बना हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, स्थिर बोलते हैं। तो स्थिर का मतलब यही हो गया कि जो एक बार अनुपात निश्चित हो गया उसी अनुपात में हमेशा जुड़ना है। अगर दो रसायन है, ए है और बी है,
दोनों जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना रहा है AB। तो AB प्रोडक्ट में A का अनुपात और B का अनुपात आपस में हमेशा क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर होना चाहिए मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, कभी भी बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए? एक जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रसायन, यही वाला अभिक्रिया को देख चेक कर सकते हैं हम लोग, तो इसको बाद में करेंगे, पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझ ले। जैसे मान लीजिए H2O है, जल, जल का ही उदाहरण ले लेते हैं। इस जल में हाइड्रोजन 2 है, तो 2 गुने 1 मतलब क्या हो गया? 2 AMU हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा? 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 16। अब इसका अगर हम लोग क्या करें, अनुपात निकाल लें, तो हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात अगर निकालेंगे, तो यहाँ तो 2 है और यहाँ 16 है। 2:16 मतलब अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। तो यहाँ जो अनुपात हमारा आया, जो निश्चित रहने वाला है, हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, वो कितना है? 1:8 है। ठीक है, अब ऊपर का कंडीशन में देख ले, अगर यहाँ भी चेक करिएगा तो ऐसा ही कुछ कंडीशन आएगा। भले ही 2 से गुना कर दीजिए या 3 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, किसी से भी गुना कर दीजिए, हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से एक नया रसायन है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि जल में, जो जल है H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो हमेशा कितना आता है? 1:8 ही आता है। कभी भी नाली का पानी ले लीजिए, रेफ्रिजरेटर का पानी ले लीजिए, नया एक्वागार्ड का पानी ले लीजिए, कहीं का भी पानी ले लीजिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा क्या होगा? एक समान होगा और 1:8 होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा समझ सकते हैं, CO2 कार्बन ऑक्साइड के साथ। तो कार्बन एक है, कार्बन का जो वजन हो जाएगा कितना हो जाएगा? इसका संख्या 6 है और वजन हो जाएगा 12 AMU। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन के लिए हम लोग कहा कितना ले रहे थे? 16। तो 2 के लिए कितना लेंगे हम लोग? 32 AMU। और एक बार अगर इसका अनुपात निकाले, तो इसका अनुपात 4 से 3 बार में और 4 से 8 बार में, मतलब इसका अनुपात हमेशा कितना आएगा? 3:8 ही आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 3:8 ही है। 3:8 के अनुपात में ही रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर 4:8 हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर 4:8 का रिश्ता हो गया, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाएगा। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1:10 का रिश्ता हो गया, तो यहाँ पे H2O जल जो है, जल नहीं बन पाएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जल बनाने के लिए एक निश्चित अनुपात है, उसी तरह से CO2 बनाने के लिए एक निश्चित अनुपात है। इसी तरह से बहुत सारा जितना भी रसायन है, जितना भी यौगिक है, उसको बनाने के लिए हमेशा एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, तो पहला यही है टॉपिक, रासायनिक संयोजन का नियम, कि किस तरह से रसायन आपस में जुड़ता है। तो उसका पहला नियम हो गया, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा। जितना प्रोडक्ट साइड में लीजिएगा द्रव्यमान, उतना ही आपका क्या बनेगा? उसका रिएक्टेंट के बराबर प्रोडक्ट हो जाएगा। जितना एक साइड लीजिएगा उतना ही दूसरे साइड भी आना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो भी यौगिक होता है, रसायन होता है, उसमें जो परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु हमेशा 1:8 के अनुपात में होगा। ठीक है, यहाँ CO2 में जो कार्बन का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु है, इन दोनों का अनुपात भी हमेशा क्या होना चाहिए? 3:8 ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए और इसके बाद फिर इसको, इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब आगे देखते हैं टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो है थोड़ा ऐतिहासिक इसका बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, तो जॉन डाल्टन के द्वारा क्या किया गया है? जॉन डाल्टन जो है, इनके द्वारा जो परमाणु है उससे संबंधित कुछ इनका अपना एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बना के दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं बाद में। उसमें क्या है, बहुत सारा सिद्धांत ऊपर नीचे भी हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, अब इनके बारे में दिया हुआ है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये 4-5 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट 4-5 ही है। जो पहला पॉइंट है, जो ये बोलते हैं अपने सिद्धांत में, जो इनका सिद्धांत है, परमाणु का सिद्धांत है, इसमें ये बोलते हैं, एक सेकंड इसको साफ करके सही से लिख देता हूँ।
जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो इनका जो पहला सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो जो पहला सिद्धांत इन्होंने दिया है वही पहले जो रासायनिक संयोजन का नियम है उसके हिसाब से ही इन्होंने सिद्धांत बनाया है, अपना कुछ नया नहीं बना दिया है। जो पहले का नियम है उसी नियम को फॉलो करके आगे कुछ अपना प्रिंसिपल दिया है, अपना कुछ सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो जो पहला इन्होंने बताया है कि जितने भी तत्व है, जो भी तत्व है वो सब क्या है, परमाणु से बना है। सारा जितना भी तत्व है किससे बना है, परमाणु से बना है। ठीक है, और परमाणु के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि अविभाज्य है। तो दूसरा पॉइंट यही बोल दिए हैं कि जो भी परमाणु है वो आपस में कैसा है भाई, तो अविभाज्य है। अविभाज्य है इसका मतलब न तो इसको तोड़ सकते हैं, न काट सकते हैं, और ज्यादा इसका छोटा टुकड़ा न कर सकते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट तो यही जो पहले का नियम हम लोग जान रहे हैं वही उसी के बारे में बताया है। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है जो थोड़ा सोचने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है, बोलते हैं कि मान लीजिए कोई एक तत्व है, तो इस तत्व में बहुत सारे परमाणु होंगे। सिर्फ एक परमाणु से तो एक पूरा का पूरा तत्व तो बनेगा नहीं। जैसे सिर्फ एक ईंट से पूरा का पूरा मकान तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो एक घर में ईंट तो बहुत सारा होगा, लेकिन जितना भी ईंट होगा सब ईंट आपस में देखने में ईंट जैसा ही लगेगा। अगर कोई मान लीजिए एक ईंट दिखा रहा है और साथ में एक क्या दिखा रहा है, एक आपको गिट्टी दिखा रहा है, तो दोनों में आपको अंतर साफ पता चल जाएगा कि अरे ईंट तो ये है और गिट्टी ये है। ठीक है, तो जो भी तत्व होता है उसके अंदर बहुत सारा परमाणु होता है, लेकिन ये सारा परमाणु आपस में कैसा होता है, तो आपस में कैसा होगा, सब एक जैसा होगा, समान होगा। जो ईंट है, ईंट आपस में एक ईंट को दूसरे ईंट से कल्पना करिएगा, एक ईंट का दूसरे ईंट से तुलना करिएगा तो जैसा ही ईंट है वैसा ही ईंट है। लेकिन यही अगर इस ईंट का तुलना करिएगा इस गिट्टी से, या बालू का कोई कण है उससे तुलना करिएगा, या सीमेंट है कट्टा है उससे तुलना करिएगा, तो उससे क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो सीमेंट है ये अलग तरह का, ये सीमेंट नाम के तत्व का क्या है, एक भाग है। ठीक है, तो तत्व जो भी है वो क्या है, बहुत सारा परमाणु से बना होता है, लेकिन उस परमाणु में आपस में क्या होता है, समानता होता है। हर परमाणु आपस में एक जैसा होगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि विभिन्न प्रकार के तत्व ले लें, जो तत्व है वही भिन्न भिन्न प्रकार के ले लें, एक तत्व ले ले ईंट का, ठीक है, और एक तत्व ले ले बालू का, तो अब ईंट का जो परमाणु होगा वो तो अलग हो जाएगा, और जो बालू का परमाणु होगा वो भी कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। ईंट का जो आकार होगा वो कुछ अलग तरह का होगा, जो और बालू का जो आकार होगा अलग तरह का होगा। ये तो सिंपल चीज है। ठीक है, तो कह रहे हैं, क्या कहते हैं डाल्टन साहब, डाल्टन साहब कहते हैं कि लेकिन अगर तुम अगर विभिन्न प्रकार के तत्व लोगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होगा, विभिन्न प्रकार के परमाणु होंगे। और जब अगर भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के अगर परमाणु होंगे तो अलग अलग के प्रकार के परमाणुओं में समानता नहीं होगी। कोई एक ईंट का टुकड़ा है वो बालू के टुकड़े के जैसा तो हो नहीं सकता है, कोई एक ईंट है वो सीमेंट की तरह तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि अगर भिन्न भिन्न प्रकार का तत्व लोगे तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार का परमाणु होगा, और उन परमाणु का अभी नहीं कि एक ले लिए, जैसे ये एक ईंट है, मान लीजिए ये क्या है, ईंट है, और ये एक ले लिए पत्थर, ये है हमारा पत्थर, पत्थर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब ईंट का जितना भी परमाणु होगा सब तो एक जैसा होगा, पत्थर का जितना भी परमाणु होगा सब एक जैसा होगा। ठीक है, ईंट का परमाणु ऐसा है, पत्थर का परमाणु मान लीजिए ऐसा है, लेकिन ईंट का परमाणु और पत्थर का परमाणु एक जैसा नहीं होगा। ईंट का परमाणु और पत्थर का परमाणु एक जैसा नहीं होगा। आपस में अगर एक ही तत्व है तो एक ही तत्व के बीच का परमाणु तो एक जैसा होगा। एक ही तत्व है तो उसका दोनों परमाणु, विभिन्न प्रकार का परमाणु, उसका जितना भी परमाणु है सब एक जैसा होगा। लेकिन अगर भिन्न भिन्न तरह का तत्व है और उसके परमाणु के बीच में अगर तुलना कर दे तो वो एक जैसा नहीं होगा, उसके बीच में समानता नहीं होगा। ठीक है, और फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि यही विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु मिल करके क्या बनाएगा, अगर क्या हो जाए, विभिन्न प्रकार का तत्व, विभिन्न प्रकार के तत्व जो हैं, अगर विभिन्न प्रकार का तत्व आएगा तो इसके साथ विभिन्न प्रकार का क्या आएगा, विभिन्न प्रकार के परमाणु भी आएंगे।
और अगर यही परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, किसमें? निश्चित, अगर निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो इससे क्या बनाते हैं ये लोग? इससे ये लोग एक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। और ये यौगिक में जो ये अनुपात होता है, ये क्या होता है? छोटी संख्या, जो छोटी छोटी संख्या होती है, 1:2, इस तरह से समझ सकते हैं, 2:5, इस तरह से रैंडम कोई भी छोटे छोटे संख्याओं के अनुपात में होता है। निश्चित अनुपात होगा, छोटा छोटा संख्या के अनुपात में होगा, और उससे जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा? यौगिक। ठीक है, तो यही मेनली मेनली 5 इनका सिद्धांत है, और ये 5 चीज बताए हैं। सबसे पहला चीज बताया है कि जो तत्व होगा परमाणु से बनेगा, परमाणु न टूटता है न बाद में खंडन होता है। परमाणु होता है अविभाज्य होता है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। एक तत्व है ईंट। ईंट का बहुत सारा परमाणु होगा, ईंट के अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे, 2 3 4 5, जितना भी परमाणु बना लीजिए, आपस में सब कैसा होगा? एक जैसा होगा, एक जैसा, गोल गोल है तो गोल गोल। लेकिन अगर विभिन्न प्रकार का तत्व ले लिए, एक ले लिए ईंट और एक ले लिए पत्थर, ठीक है, तो इसमें ईंट का एक परमाणु और पत्थर का एक परमाणु, दोनों आपस में कैसा होगा? एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, और यही ईंट पत्थर का परमाणु जो है एक निश्चित अनुपात में अगर मिल जाए तो एक पूरा का पूरा यौगिक बन जाएगा। अगर ईंट और पत्थर को निश्चित अनुपात में खूब बढ़िया से सजा दे तो उससे एक बड़ा एक महल भी बन सकता है ना? तो महल आपका यौगिक हो गया। ठीक है, तो ये डाल्टन का क्या है? ये सिद्धांत दिया हुआ है, इसको भी ध्यान में रख लेंगे, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो इसको एज इट इज जिस तरह से है ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, इसके अब आगे चलते हैं। देखिए आप, तो अब इसके आगे देखते हैं, दो छोटा छोटा टॉपिक है, दोनों के बारे में ध्यान रख लेंगे। एक देख लेंगे परमाणु का आकार, एक है आपका परमाणु का आकार। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में समझ लेंगे। और दूसरा इसके बारे में आप लोग देख लेंगे नामकरण। नामकरण कि कोई भी परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है तो उसका नाम किस तरह से रखते हैं, हीलियम का परमाणु है तो उसका नाम किस तरह से रखते हैं। तो नामकरण वाला छोटा छोटा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं परमाणु का आकार। तो कोई भी परमाणु है तो इसका आकार जो होता है क्या होता है? बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, इसका तो पूरा एक टेबल बताया बनाया हुआ है आप लोग के बुक में, उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ बस हम लोग थोड़ा समझने के लिए, ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं। लेकिन जनरली माना जाता है कि जो इसका आकार होता है वो क्या होता है? 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया कि अगर 1 मीटर है, ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग कितना बार इससे भाग देंगे? तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना, मतलब कि एक, अगर 1 मीटर का इतना लंबा कोई ले लीजिए डंडा, ठीक है, और इसके बाद इसको कितना कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, इतना टुकड़ा कर दीजिए 1 मीटर का ही, तो सोचिए कितना छोटा टुकड़ा होगा। अब वो उतना जो छोटा टुकड़ा होगा वही परमाणु का आकार है। इसका मतलब क्या है कि परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है। जो नैनोमीटर होता है ये 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है, तो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का अगर बात कर ले तो हाइड्रोजन का परमाणु तो और भी छोटा होता है, ये तो इससे भी और 10 बार भाग दीजिएगा तो उतना छोटा, मतलब 10 के पावर -10 मीटर। इसको एक एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर इस तरह से गोल बना देंगे तो एंगस्ट्रॉम से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो हाइड्रोजन का तो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, और भी ज्यादा छोटा है। ठीक है, अब इससे बढ़ते जाएंगे, ऐसे कोई एक आपके बुक में तो दिया हुआ है पूरा का पूरा लिस्ट, इसको एक बार इरेज कर ले बीच वाला, उसके बाद देखते हैं। अभी तो हाइड्रोजन तो हो गया, परमाणु है तो परमाणु बहुत छोटा है। लेकिन मान लीजिए कोई रेत का कण है, तो अगर रेत का कण है तो ये जो होगा इससे तो बड़ा ही होगा। रेत का कण तो हम लोग देख भी लेते हैं, नंगी आंखों से देख लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का जो एक परमाणु होगा इसको तो नंगी आंखों से आप देख भी नहीं पाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है। रेत का कण आपका 10 to the power -4 मीटर इस रेंज में होता है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर से थोड़ा बड़ा, मिलीमीटर से थोड़ा छोटा, उस तरह का इसका मेजरमेंट रहता है। ठीक है, कोई बीज है तो बीज का हो जाएगा 10 to the power 1 मीटर के बराबर। ठीक है, तो बहुत छोटा छोटा आकार में रहेगा, अलग अलग आकार में रहेगा। कोई बीज हो गया आपका, ठीक है, तो पदार्थ बहुत सारा है। अब एक छोटा सा मान लीजिए कि एक बीज है, कोई तारबूज है और तरबूज का एक बीज है, और इस बीज को अगर मान लीजिए 1 करोड़ बार काट दिया जाए, और 1 करोड़ बार काटने के बाद उससे जो एक छोटा सा टुकड़ा बचेगा उससे भी छोटा परमाणु होता है, तो सोचिए कि इसका आकार क्या है? बहुत ही छोटा है।
इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत ही हाई मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप चाहिए, तब जाकर के इसको हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आकार का साइज। ठीक है, कि बस इसमें ध्यान रखना है कि आकार क्या है, बहुत ही छोटा है। दूसरा देखते हैं हम लोग नामकरण, कि कोई भी अलग अलग तत्व है, अलग अलग यौगिक है, तो उसका नामकरण किस तरह से करते हैं। तो जो भी इसका नामकरण का तरीका है, उसके लिए एक संस्था बना हुआ है। उसके लिए क्या बना हुआ है, एक संस्था, नाम है उसका IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ चाहिएगा तो फुल फॉर्म लिख सकते हैं। फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल यूनियन और प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कहीं हाइड्रोजन है, तो भारत में हाइड्रोजन को किसी और नाम से जाना जा रहा है, और अमेरिका में गए तो वहां किसी और नाम से, यूएसए में किसी स्टेट में कोई और नाम से, और यूएसए के दूसरे स्टेट में किसी और नाम से। जैसे बिहार में किसी और नाम से जाना जा रहा है, और गए बंगाल में तो किसी और नाम से। ठीक है, तो इस तरह से नाम अलग अलग ना हो, नाम कैसा हो, एक जगह हो, कि कहीं भी जाकर के बताए कि हाइड्रोजन, तो वहां का आदमी समझ जाएगा कि हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका नामकरण के लिए एक संस्था बनाया हुआ है IUPAC। ठीक है, ये नामकरण करता है, नाम किस तरह से लिखा जाएगा उसके बारे में बताता है, और इसका संकेत, संकेत को क्या बोलेंगे, सिंबल। इसका सिंबल कैसा होगा, संकेत कैसा होगा, उसके बारे में भी जानकारी देता है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का संकेत अगर स्मॉल h लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्मॉल h नहीं लिख सकते, हाइड्रोजन के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल H लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई एक नया मेटल है, जैसे मान लीजिए आयरन है, तो आयरन के लिए संकेत हम लोग रखते हैं F, और F बड़ा और E छोटा। ठीक है, फिर तो F बड़ा E छोटा, अगर कोई लिख दिया F बड़ा और E बड़ा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई लिख दिया F छोटा और E बड़ा तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो संकेत इसके द्वारा बताया गया है, जो भी बताया गया है संकेत इसके द्वारा, IUPAC के द्वारा, इसी को फॉलो करना है हर किसी को। इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हर देश में, हर देश के हर कोना में यही नियम चलेगा, दूसरा कोई अपने से नियम नहीं बना लेना है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट है, नाम है कोबाल्ट, कोबाल्ट COBALT, कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट अगर है, तो इसका नाम किस तरह से रखे, तो इसका नाम पहला तो कैपिटल C रख देते हैं, और उसके बाद O है तो O रख देते हैं, लेकिन O स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल होगा तभी सही है। अगर C भी कैपिटल रखिएगा, O भी कैपिटल रखिएगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको तो बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का मोनोऑक्साइड हो जाता है। तो किस तरह से नाम रखना है, किस तरह से सिंबल रखना है, किस तरह से सारा व्यवस्था रखना है, सबके लिए एक संस्था बनाया हुआ है IUPAC, और वही क्या करता है, ये सब कुछ तय करता है। ठीक है, तो एक तरफ आकार का थोड़ा बहुत समझ बना लिए, और दूसरी तरफ नामकरण का। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है, इसके बारे में ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, एक समझ बस होना चाहिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, तो इसके आगे देखते हैं, छोटा छोटा टॉपिक अब है इसके बारे में। सबसे पहले वही जो छूट गया था उसको देख लेते हैं, परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु के द्रव्यमान को निकालने के लिए एक अलग तरह का इकाई बनाया गया, जिसको बोलते हैं AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी में बोलेंगे इसको परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, तो इससे मेजर क्या करेंगे, तो परमाणु का द्रव्यमान निकालने के काम में आएगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का एक परमाणु है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, किसमें निकालेंगे, तो इसी इकाई के द्वारा निकालेंगे। कार्बन है, तो इसका किस तरह से निकालेंगे, तो इसी इकाई के द्वारा निकालेंगे। ऑक्सीजन है, तो इसका किस तरह से निकालेंगे, तो इसी इकाई के द्वारा निकालेंगे। ठीक है, तो मेनली इसमें यही देखना है हम लोगों को, कोई भी एक परमाणु है तो उसका द्रव्यमान निकालने के लिए अलग व्यवस्था बनाना पड़ता है, क्योंकि परमाणु क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। अलग व्यवस्था बनाया है, इस कारण इसको AMU बोलते हैं शॉर्ट में। अब नया टर्म तो सिर्फ यू भी बोलते हैं, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अब यू भी लिख सकते हैं या AMU, दोनों में से जो मन करे लिखने का। ज्यादातर तो अब क्या लिखा जाता है, यू लिखा जाता है। ठीक है, तो मन करे तो AMU लिखिए, मन करे तो यू लिखिए। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, 1 AMU के बराबर होता है। देखिए, वही कार्बन के बारे में देख ले तो कार्बन का कितना हो जाएगा, 12U। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का देख ले तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16U।
अगर कैल्शियम का देख ले तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा, टीयू। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग होता है पूरा का पूरा। जब आगे चाहिएगा आप लोग तो पूरा एक लंबा लिस्ट ही बनेगा, हाइड्रोजन का, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो पूरा सीरियली आपको सारा एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के हिसाब से, परमाणु संख्या क्या होता है तो कितना नंबर उसमें प्रोटॉन का होगा, उसके हिसाब से परमाणु संख्या बतेगा। ये सब आगे बताएंगे। तो वहां पे आप लोग को क्या हो जाएगा, ये आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्लास के साथ चलिएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज और समझना है कि परमाणु के द्रव्यमान के बारे में समझ गए, लेकिन परमाणु के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो परमाणु के बारे में देखेंगे तो परमाणु दो तरह का होता है। एक पहला परमाणु तो होता है जो क्या होता है, आवेश रहित होता है, आवेश रहित, जिसके ऊपर किसी भी तरह का आवेश नहीं है। तो इस तरह के परमाणु को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। लेकिन दूसरा कभी कभी क्या होता है, कुछ परमाणु आवेश के साथ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, आवेशित। और उस अवस्था में जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं आयन। ठीक है, आयन, ION, इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। यहाँ बड़ा लिख देता हूं, इधर साइड में देख लीजिएगा आप लोग, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अणु, अणु के बारे में देख लेते हैं। आवेश रहित होगा, इसको ऊपर किसी भी तरह का आवेश नहीं होगा। आवेश इस तरह से समझ, आवेश बोलते हैं चार्ज को। आवेश किसको बोलते हैं, चार्ज को। जैसे देखे होंगे सोडियम, अगर मान लीजिए सोडियम लेते हैं तो सोडियम को सिर्फ Na लिख रहे हैं, इसका मतलब इसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, अगर क्या होता है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है तो इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आ जाता है। मतलब एक तरह का आवेश आ गया, और जो आवेश आया वो प्लस है। प्लस है मतलब धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो ये जो कंपाउंड है Na+, ये जो Na+ है, Na+ क्या हो जाएगा आपका, आयन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ Na जो है ये क्या होगा आपका, अणु बनाएगा। ये तो बनाएगा अणु, और ये क्या बनाएगा, आयन। तो इसी के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं अणु के बारे में, उसके बाद हम लोग आयन के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो अणु भी दो तरह का होगा, अणु भी जब होगा दो तरह का होगा। एक तो अणु होगा जो एक ही प्रकार के परमाणु से बनेगा, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु से बनने वाला अणु होगा। जैसे कि ऑक्सीजन, अभी बताए थे, ऑक्सीजन में O2 है, लेकिन दोनों का दोनों कैसा है भाई, तो ऑक्सीजन ही है। नाइट्रोजन है, N2, ये भी सेम उसी तरह से बना है। ठीक है, Cl2, क्लोरीन के साथ 2, तो ये भी क्या है, एक ही तरह से। लेकिन दूसरा क्या है, यहाँ तो एक ही प्रकार का परमाणु था, लेकिन यहाँ क्या है, अलग अलग विभिन्न प्रकार का परमाणु भी हो सकता है। विभिन्न प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं। और ऐसा कहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं, H2O। यहाँ पे कुछ तो क्या है, हाइड्रोजन है, और साथ में क्या है, ऑक्सीजन है, अलग अलग। ठीक है, CO2, कुछ तो कार्बन है, कुछ तो ऑक्सीजन है। CaCO3, कुछ कैल्शियम है, कुछ कार्बन है, कुछ ऑक्सीजन है। तो अलग अलग तरह के परमाणु यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे एक ही तरह का परमाणु इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अणु भी है, दो तरह का है। एक तो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ अणु, एक है विभिन्न प्रकार के परमाणु से बना हुआ अणु। ठीक है, ठीक है, सॉरी। अब आगे देखते हैं, अणु के बारे में हम लोग देख लिए। अब आयन के बारे में, जो आवेशित है, जिसके ऊपर चार्ज होगा। तो इसके ऊपर देख चुके हम लोग, क्या देख चुके हैं कि चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या होगा, आवेश होगा। अब आवेश दो तरह का हो सकता है, दो तरह का आवेश हो सकता है। पहला तो हो सकता है धनात्मक, धनात्मक आवेश। ठीक है, और दूसरा आवेश जो होगा ये होगा हमारा ऋणात्मक आवेश। तो जो धनात्मक होगा उसमें प्लस होगा, और जो ऋणात्मक होगा उसमें किस तरह का साइन बना हुआ होगा, माइनस का साइन बना हुआ होगा। ठीक है, धनात्मक में प्लस का साइन बना हुआ होगा, ऋणात्मक में माइनस का साइन बना हुआ होगा। अब इस चीज को समझते हैं कि आखिर धनात्मक आयन बनेगा कैसे और ऋणात्मक आयन बनेगा कैसे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, सोडियम। ठीक है, ये एक सोडियम है। अगर क्या हो, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को, पहला चीज कंडीशन देखिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर डाल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना निगेटिव चार्ज भी लेके जाएगा।
जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं। तो अगर इस सोडियम में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन हम मिला दें, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना निगेटिव चार्ज भी लेकर के जाएगा, और यहां से जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, Na और -1। सोडियम के ऊपर माइनस का चार्ज आ गया, मतलब ये किस तरह का आयन बन रहा है, ऋणात्मक आयन बन रहा है। लेकिन अगर इसी सोडियम से क्या किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा इसमें से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे, यहाँ लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकालिएगा तो ये निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक निगेटिव को लेकर चल जाएगा। तो इसमें से एक निगेटिव कम होगा तो अभी कैसा हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही वो निगेटिव आएगा वैसे ही ये पॉजिटिव भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते, अगर इसमें से क्या करें, सोडियम में से क्या कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, तो अपने साथ दो माइनस लेके चल जा रहा है, तो उस स्थिति में सोडियम के ऊपर दो प्लस बन जाएगा। दो माइनस गया मतलब दो प्लस का चार्ज आ गया। तो यहाँ पे भी धनात्मक है लेकिन द्विधनात्मक है, और यहाँ क्या है, एक मात्रा में। ठीक है, तो धनात्मक में क्या होता है, प्लस का चार्ज आ जाता है, प्लस का आवेश आ जाता है, और ऋणात्मक में क्या होता है, माइनस का आता है। ठीक है, ऋणात्मक होता कब है, ऋणात्मक होगा इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से ऋणात्मक बनता है, जबकि धनात्मक कब बनता है, इलेक्ट्रॉन के हटने से। ठीक है, तो ऋणात्मक धनात्मक का आप कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है, यहीं पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बता ही देता हूं, उसको बोलते हैं परमाणुकता। देखिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नाम है उसका परमाणुकता। परमाणुकता कुछ भी नहीं है, परमाणुकता है किसी भी अणु में परमाणु का संख्या। जैसे ये ऑक्सीजन है, इसके अंदर दो परमाणु है, तो इस ऑक्सीजन O2 के लिए परमाणुकता कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ये नाइट्रोजन है, इसके लिए परमाणुकता कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ये क्लोरीन है, इसके लिए कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अगर सल्फर रहेगा तो अलग हो जाएगा, फास्फोरस रहेगा तो अलग हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग होता है परमाणुकता, बस समझना है इसको क्या बोलते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, आवेश के बारे में भी, इससे ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि आगे भी आते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है और जो हिस्सा बचा हुआ है, जहाँ पूरा का पूरा आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा, किस तरह से उसको संतुलित करते हैं, किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ किसका समीकरण बनता है, समीकरण बनने में परमाणुकता किस तरह से काम आएगा, संयोजिकता किस तरह से काम आएगा, तो वो सारा का सारा डिटेल में इसका नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट आएगा। इसी तरह से चल रहा है लेक्चर, आप लोग को पता है, फर्स्ट पार्ट में आधा चीज बता रहे हैं और उसके बाद सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन जो होगा, रासायनिक अभिक्रिया सब कुछ उसमें हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सब बता चुके हैं। जो भी इससे रिलेटेड आप लोग को डाउट हो, जो भी इससे रिलेटेड आप लोग को समस्या होगा, डाउट होगा, तो कमेंट सेक्शन में जाके क्या करना है, उससे रिलेटेड आप लोग को कमेंट्स करना है। ठीक है, कमेंट में अपना सवाल को लिख दीजिएगा, मान लीजिए कोई चीज नया समझ में आया तो लिख दीजिएगा कि नया समझ में आया। ठीक है, और बाकी क्या करना है, लाइक तो करना ही है, आप लोग लाइक करते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ लोग हैं जो लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ देख रहे हैं, तो लाइक भी करिएगा। ठीक है, और अपना मित्र लोग के साथ अभी सेंटअप से पहले क्या करना है, सब मित्र लोग के साथ एक साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है, बढ़िया से शेयर कर दीजिएगा, तो आप भी पढ़िएगा, आपका मित्र लोग भी पढ़ेगा, सब एक साथ पढ़िएगा, एक साथ पास होइएगा। नहीं तो पता चला जो पढ़ लिया वो पास हो गया, कुछ मित्र लोग पीछे ही लटक गया, तो ऐसा भी नहीं करना है। सब मित्र लोग के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है, सबको एक साथ पढ़ेगा तो एक साथ पास हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे आप लोग, सब्सक्राइब करके और वहां पे जो घंटी बना हुआ होगा, घंटी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट अब 2 दिन बाद जब मैं इसको अपलोड करूंगा, सेकंड पार्ट इसका बना करके, तो उस समय आप लोग को सूचना कैसे जाएगा कि अपलोड हो गया है, तो ये घंटी अगर दबाए हुए रहिएगा, बेल आइकन जो है इसको दबाए हुए रखिएगा, तो क्या रहेगा, को तुरंत सूचना मिल जाएगा कि इसका सेकंड पार्ट आ गया है, रासायनिक अभिक्रिया वाला। और वो सबसे इंपॉर्टेंट वही लेक्चर होगा, वो लेक्चर आप लोग को जरूर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके साथ कंक्लूड करते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए और खूब खुश रहिए। धन्यवाद, चलिए।